की रफ्तार। हेलो, विजयराज देश रत्न जी हैं? हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं आपको कई बार फोन कर चुका हूँ। आप अब तक मेरी आवाज नहीं पहचान पाए। मैं लोगों को नाम से पहचानता हूँ, आवाज से नहीं। अरे छोड़िए, नाम में क्या रखा है। एक खास खबर सुनिए जो अक्सर अधूरी छूट जाती है। विलास जिंदा है, मेरी और उसकी मुलाकात हो चुकी है। चिंता मत कीजिए, इस बार वो। आप हैं कौन? ये बेहुदा मजाक में बहुत बार सुन चुका हूँ। मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं बल्कि मदद करना है। आप चाहे मुझसे मिल सकते हो इसी वक्त। कहाँ? रॉयल गार्डन वर्सोवा का। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, आप अकेले ही आएंगे। साहब ने आपके लिए भेजा। किसने दिया ये? पता नहीं, सब दुबला पता चलो। डैड, कहाँ गए थे आप? तुम क्यों पूछ रहे हो? डैड, आप ही का बेटा हूं। अगर आप कुछ भी छुपाएंगे तो पता चल जाता है। मैंने आपसे उस दिन भी पूछा था, लेकिन आप बात टाल गए। आखिर ऐसी क्या बात है जो इतनी रात गए अकेले आपको बाहर जाना पड़ा बिना किसी को बताए? उस दिन जो फोन आया था वो विलास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता था, लेकिन फोन कट गया। मुझे शक था कि कोई हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। आज फिर एक फोन आया था और अपने शक को कंफर्म करने के लिए उसकी बताई हुई जगह पर मुझे जाना पड़ा। वहां मुझे एक आदमी ने चिट्ठी दी, लेकिन वो चिट्ठी खाली थी। भाई मान गए सफल कुमार उस बुढ़िया की तकदीर को। बच गई। बुढ़ापे में भी उसे जीवन दान मिल गया, कोई उसे बचा कर ले गया। लेकिन वो तो बचकर खुश हो रही होगी, मगर तुम्हें वो दुखी कर गई सफल कुमार। वो बुढ़िया हमारे गले में कांटे की तरह अटक गई, जिसको हटाने के लिए हमने बाबू को सुपारी तो दी थी, लेकिन लगता है बाबू ने दिल से काम नहीं किया। नहीं सफल, मैं ये बात नहीं मानता। और फिर तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। अनजाने में हमने ऐसे कौन से पाप किए
कि साइयां भी उनके साथ मिल गया और हमारे खिलाफ हो गया। उस बुढ़िया है जिसकी जिंदगी के 5-10 साल बाकी होंगे, और वो बदमिजाज भरद्वाज जिसके नौकरी के 8-10 साल बाकी हो सकते हैं अगर हम चाहें तो। वो दोनों हमारी शांतिमय जिंदगी में खलबली मचा रहे हैं। मुझ जैसे सीधे साधे आदमी को परेशान कर दिया। क्या बात है। भाई सफल कुमार, आदमी तो तुम सीधे ही हो, लेकिन जलेबी की तरह। अच्छा बोल लेते हो, ये मुहावरा अच्छा है, याद करके मेज पर लिख के रख देना इसे। लेकिन एक बात है सफल, कि एक तरफ तो उस आदिवासी औरत की जमीन पर बनता हुआ तुम्हारा ह्यूज शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और दूसरी तरफ तुम्हारी हर इल्लीगल इमारत पर चील की तरह लगी हुई भारद्वाज की आंख। अगर तुमने जल्दी ही इन दोनों का कोई इलाज ना किया तो इस शहर में एक ऐसा तूफान आएगा सफल, कि तुम्हें अपनी बिल्डिंगों का मलबा ढूंढने के लिए किसी दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। वो तूफान कभी नहीं आएगा मधुकर। तुम यूं ही खामखा नर्वस हो रहे हो और हमें भी नर्वस करना चाहते हो। उस बुढ़िया को ठिकाने लगाने का कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। लेकिन इससे पहले कि वो सांप तुम्हें डस ले सफल कुमार, वो ना टूटने वाली लाठी ढूंढ ही लो। और मेरी मानो तो अपने पूरे स्टाफ को इसी काम में लगा दो, वो ना टूटने वाली लाठी ढूंढने के लिए। तुम किस मर्ज की दवा हो मधुकर? शुरू हो जाओ, ढूंढो वो ना टूटने वाली लाठी, जिससे मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि शिकारी बनेंगे हम और शिकार करेंगे उस बुढ़िया और भरद्वाज का। क्या बात है सफल, क्या बात है। बातें बहुत करते हो, अब काम पे लग जाओ। ढूंढो वो ना टूटने वाली लाठी। बाबू तो फेल हो गया, लेकिन तुम फेल मत होना, समझे? मंथन, तुम्हें क्या लगता है इस दुनिया में कभी बुराई का राज खत्म होगा? कोई दिन या रात दुनिया के किसी कोने में बगैर अपराध के बीतेगी, चारों ओर कभी शांति होगी? कोई गरीब सुकून से सो पाएगा, या कोई अपने हक के साथ चैन से जी पाएगा? मुझे तो लगता है ये सारी बातें टूटने वाले सपने की तरह है। नंदू, मैं ये जानता हूं और ये अच्छी तरह समझता भी हूं कि जब भी तू किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए देखता है तो तुझ पर क्या बीतती है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आज तक तेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। मंथन, तुम्हारा ये कहना है कि एक गरीब कमजोर इंसान के साथ ये जो बड़े अमीर मौका परस्त लोग तकलीफों का सिलसिला चला रहे हैं, वो एक दिन खत्म करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। हर पल हर घड़ी इस दुनिया में होने वाला अपराध कोई नहीं रोक सकता। अपराध की घड़ी चलती रहेगी, अब सदियों से चलती आई है, आने वाली कई सदियां चलती रहेगी। नंदू, मेरा ये समझना है कि तेरा ये गुस्सा या आक्रोश जो दुनिया के लिए है, वो सिर्फ तब तक है जब तक तुझे खुद इंसाफ नहीं मिल जाता। जिस दिन तुझे इंसाफ मिला, उस दिन तुझे लगेगा कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ और सही वक्त पर हुआ। इंसाफ मिलने में देर जरूर लगती है, लेकिन ऊपर वाले के घर में अंधेर नहीं है। रुको, इंतजार करो, करूंगा। आई प्रॉमिस, मैं करूंगा। जब तक इंसाफ मिले मैं रुकूंगा। उसके पहले तुम जरा आदिवासी औरत रत्ना को तो न्याय मिला दो, दिला दो उसे इंसाफ। शहर के सबसे इज्जतदार बिल्डर इसके खोसला ने उसकी जमीन हड़प कर ली है, करोड़ों की जमीन लाखों में हथियाना चाहता है वो।
दो उसे न्याय। इसके लिए मुझे रत्ना जी और भारद्वाज जी से मिलना पड़ेगा। भारद्वाज जी, दिमाग, हौसला, धीरज रखे हुए शहर के शायद गिने चुने व्यक्तियों में से एक, वो भी रत्ना की इस उलझन को संभाल नहीं पाए किसी मजबूरी की वजह से। अब वो मजबूरी क्या है, इसका पता लगाओ। मजबूरी जानने के लिए पहले उनसे बात तो करनी पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो नंदू, रत्ना भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ भाई आओ आओ, बैठो। हाँ, फिर कोई नया आर्टिकल लिखने की सूझी है क्या? हाँ सर, अब पत्रकार हूं तो नए नए स्टोरीज पर काम करने की इच्छा तो होती ही है। अब एक ऐसी स्टोरी है सर जिसके लिए आपसे पूछताछ करनी थी। हाँ पूछो भाई। सर, एक आदिवासी औरत है जिसका नाम रत्ना है। राइट सर। और उसकी पुश्तैनी जमीन पर सफल कुमार खोसला ने अपना कॉम्प्लेक्स बनाया है। एग्जैक्टली। मंथन, मुझे बड़ी उम्मीद थी और विश्वास भी था कि कोई मेरे पास सफल कुमार के खिलाफ पूरे सबूत लेकर आए तो मैं उसकी ईंट से ईंट बजा दूं। वो लाचार और बेबस औरत रत्ना मेरे पास आई थी सारे सबूत लेकर, और मैं कुछ नहीं कर सका। मजबूर था मैं। बड़ी अजीब सी बात है मंथन, अगर एक बेईमान आदमी 100 बेईमानों को इकट्ठा करना चाहता है तो उसे 100 बेईमान मिल जाते हैं, मगर एक ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ आदमी 10 ईमानदार लोगों की तलाश करता है तो उसे एक भी नहीं मिलता। हर आदमी अपने घर, अपने परिवार, बस इतना ही सोचता है। समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, इस देश के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, इससे उसे कोई लेना देना नहीं। जरा सा ऊपर से दबाव आ जाए तो मामला इतना लटक जाता है कि सारी उम्र इंतजार करने पर भी न्याय नहीं मिलता। इसीलिए कभी कभी निराश होकर सोचता हूं कि मैं त्याग पत्र दे दूं। नहीं सर, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। त्यागपत्र देने की बात तो दूर, आप ऐसा सोचिएगा भी मत। हमें आपकी जरूरत है सर। वी नीड यू। यस सर। मैं जानता हूं सर आपके पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है और आपका साथ देने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन सर अगर आप चले जाएंगे तो ये जंग कौन लड़ेगा? सर मैं तो ये समझता हूं कि आपको त्यागपत्र देने के लिए उत्साह जा रहा है, और अगर आप ऐसा करेंगे तो उनकी जीत हो जाएगी और आपकी हार। सर आप हार गए तो सर सब कुछ खत्म हो जाएगा सर। वी नीड यू सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। यू विल हैव टू स्टे बैक सर, वी नीड यू। थैंक यू मंथन, थैंक यू फॉर द इंस्पिरेशन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। मैं चलता हूं सर।
गुड मॉर्निंग सर। आओ मंथन, आओ बैठो। तो क्या बात? सर मैं भारद्वाज जी के पास गया था उनका इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो बहुत अपसेट थे सर। वो मजबूर होकर अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हैं। इस्तीफा देना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? सर उनकी एक नहीं कई सारी मजबूरियां हैं। वो तो इस समाज से सारी बुराइयों को निकाल देना चाहते थे, लेकिन उनके हाथ हमारे ही सिस्टम की वजह से जकड़ चुके हैं। इसलिए अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो इस बंधन से मुक्ति चाहते हैं और वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। उनका इस्तीफा देने से सोसाइटी को बहुत बड़ा लॉस होगा। मैं उनसे पर्सनली बात करता हूं। भारद्वाज जी, मैंने सुना आप इस्तीफा दे रहे हैं। आपने ठीक ही सुना है विजय रत्न जी। मैं कितनी ही बार अपनी हिम्मत बटोरता हूं और हर बार जैसे हिम्मत टूट जाती है मैं बिखर जाता हूं। अब देखिए ना, मेरे आसपास जितने भी लोग हैं ऐसा लगता है वो सब के सब सिर्फ रोटी के लिए काम कर रहे हैं। समाज के लिए, देश के लिए कोई सोचना ही नहीं चाहता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फिलहाल आप इस्तीफा देने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब किस बात पर मन भराया? क्या पाया था, क्या खोया? किस किस को बांधोगी आंचल में? जितनी झोली ना सरमाया। मिट्टी का दोष नहीं पागल, मिट्टी से आया मिट्टी में गया है। जीवन तो है हवा का झोंका, कौन मुट्ठी में पकड़ पाया है? कितने दुख बढ़ाओगे प्राणी, जीवन मोह में उलझा क्यों है? समय को तुम पाते हो भगवान की जरूरत क्यों है? ये आकाश विशाल धरा ये क्यों है? सूरज क्यों है? चंदा क्यों है? सागर क्यों है? सरिता क्यों है? सृष्टि का ये पहिया चलता आने से पहले जाना तय है।